बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासर अली और आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, जो इफ़ेक्ट हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के या न्यूक्लियर जो ब्लास्ट है उसके जो इम्पैक्ट हैं, इफ़ेक्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कौन से सेफ्टी और प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि उनसे बचा जा सके और आप एक सेफ जगह के ऊपर शेल्टर के अंदर मौजूद अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सकें। नाज़रीन, आपको इस चीज़ का जाको फहम होगा कि 6 अगस्त 1945 के अंदर जो USA है उसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर जो बम थे वाया एयरक्राफ्ट उनको ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, और जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और जो नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर हैं जापान के, वो चंद सेकंड्स के अंदर लुकमाए अजल हो गए थे और कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। और अभी भी ये उसके जो इम्पैक्ट हैं वो जारी और सारी हैं और वहाँ पर रेडिएशन इन्वायरमेंट मौजूद है जिससे लोग बीमार हो जाते हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं और उनकी जो ग्रोथ है उस तरीके से नहीं होती जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। नाज़रीन ग्रामी, आपको इस चीज़ का इजाफा फहम होगा कि ये टेक्नोलॉजिकल इरा है और इंफॉर्मेशन वारफेयर का इरा है और आपके पास मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी भी मौजूद है और इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद है और दीगर जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो आपको इस सिनारियो के अंदर जो रिसेंटली चल रहा है 2024 के अंदर इस बाखबर रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि अगर आप बाखबर रहेंगे न्यूज़ से और जो रिसेंटली जो सिनारियो मिडल ईस्ट के अंदर और रशिया और यूक्रेन के अंदर और इसके अलावा जो सब कंटिनेंट के अंदर मौजूद है वो किसी वक्त भी कन्वर्ट हो सकता है एज ए फ्लैश पॉइंट इन थर्ड न्यूक्लियर वॉर, और किसी वक्त भी ये जो रवायती जंग है ये कन्वर्ट हो सकती है थर्ड न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर के अंदर और ये इंतहाई ख़तरनाक जंग होगी। थर्ड न्यूक्लियर वॉर जो होगी ये एटम बम्स की मिसाइल की जंग होगी। ये गन या तोप या टैंकों की जंग नहीं होगी या एयरक्राफ्ट की जंग नहीं होगी, ये सिर्फ मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स की जंग होगी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जंग होगी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ की जंग होगी। और आप यकीन कर लें 100% न्यूक्लियर वेपन्स यूटिलाइज होंगे अगर तीसरी आलमी जंग लगती है। इसीलिए आपको जो रिसेंट सिनेरियो है इसके मुताबिक अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी होंगी। एक न्यूक्लियर अटैक्स होने से पहले आपको बहुत से सेफ्टी मेजर्स और प्रोटेक्टिव मेजर लेने होंगे जिनके अंदर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए रिसेंट सिनेरियो के मुताबिक। अगर नाज़रीन कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है या बम ड्रॉप करता है या फिर मिसाइल ड्रॉप करता है और उसको क्या, उसके जो पब्लिक है, जो बाशिंदे हैं, उनको क्या काउंटर मेजर लेने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एमरजेंसी प्लान जो है वो तरतीब देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एमरजेंसी किट जो है वो बनानी पड़ेगी और इसके अलावा एक शेल्टर बनाना पड़ेगा अंडरग्राउंड, जहाँ पर आप अपने आप को बचा सकते हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उससे, जो थर्मल रेडिएशन है उससे, जो न्यूक्लियर इमिनेंट जो अटैक होता है उसके जो इमिनेंट इफ़ेक्ट होते हैं उनसे, और इसके अलावा जो फॉल आउट होता है उससे, और जो न्यूट्रॉन की रेन ऑफ न्यूट्रॉन होती है
बम्बारमेंट होती है आसमान से ज़मीन के ऊपर, उससे। और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? शेल्टर की। और शेल्टर जो है आप उसको बना सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए। इमिनेंट जो अटैक होता है जिस जगह के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, उस रेडियस के अंदर जो अगर बम आकर गिरता है तो वो हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर, और वहाँ पर जो अटैक है उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो सकती है। नाज़रीन, न्यूक्लियर एक्सप्लोटीज़ के नज़दीक अगर किसी मुल्क के किसी शहर के ऊपर कोई मुल्क न्यूक्लियर बम ड्रॉप करता है या मिसाइल फेंकता है, तो उसकी जो इफ़ेक्टिव रेडियस जो हो सकता है, जिसमें थर्मल रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, न्यूट्रॉन की जो बम्बारमेंट है, इसके अलावा जो फॉल आउट है, यानी जो डेब्रीज होती हैं। फॉल आउट किसको कहते हैं? डेब्रीज। डेब्रीज मीन जो बाकियात होती हैं जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद जो मलबा होता है वो जिसके अंदर अमारात होती हैं, लोहा होता है, जो मटेरियल होता है वो आसमान पर चला जाता है और वो दोबारा गिरना शुरू कर देता है। तो वो उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 10 किलोमीटर से लेकर 36 यानी 36 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये जो रेडियस है ये इससे ज़ायद हो सकता है, वो 50 किलोमीटर से ज़ायद हो सकता है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं वो उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, और साइज़ के अलावा जो उनकी इंटेंसिटी है, TNT की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द वेपन, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वेपन्स, और अकॉर्डिंग टू द जो उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है उसके मुताबिक। और जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो USA ने बम गिराए थे, उनकी जो ताकत थी वो 20 यानी 20 TNT के करीब थी। और यही वजह है कि इसका जो रेडियस है कम अज़ कम 50 किलोमीटर से ज़ायद हो सकता है। और जो इस वक्त दुनिया के पास तकरीबन 16,000 से ज़ायद न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, और डिफरेंट साइज़ और शेप के अंदर मौजूद हैं और डिज़ाइन के अंदर मौजूद हैं। और इनकी जो TNT की जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो 20 TNT से लेकर तकरीबन 70 TNT से भी ऊपर मौजूद है, जो कि अभी तक पोटेंशियल है, हिडन है, इनविजिबल है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन वो 70 TNT से भी ज़्यादा है, यानी एक एटम बम तकरीबन एक बहुत बड़े शहर को तबाह कर सकता है। और यही वजह है कि जो इसका फॉल आउट होगा, जो इसकी जो रेडिएशन होगी, वो जो विंड होगी, रेडिएशन की विंड होगी, जो थर्मल रेडिएशन होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो इम्पैक्ट होंगे, जो इफ़ेक्ट होंगे, वो एक लार्ज एरिया के अंदर भी उसकी जो इम्पैक्ट हो सकते हैं और वो लोग मुतासर हो सकते हैं, और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जो एटम बम गिराया जाएगा या मिसाइल मारा जाएगा, उसकी जो न्यूक्लियर इंटेंसिटी है, वो जो TNT पावर है, वो उसका लेवल क्या होगा। इसीलिए हमें ये इताक़ो फ़हम होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर अटैक होगा, इसके अंदर किसी भी किस्म का हाई एक्सप्लोसिव जो न्यूक्लियर पावर है उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो आपके एमरजेंसी प्लान के अंदर चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आपने जो शेल्टर है, सेफ़ हाउस जिसको कह सकते हैं, वो किस तरह का बनाना है। और इसकी जो डिज़ाइन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने जो शेल्टर है उसकी जो गहराई है वो
10 फुट से ज़ायद रखनी है। और इसके अलावा जिसको हम कह सकते हैं यानी 6 मीटर से लेकर तकरीबन 8 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा जो इसको सील करना है आपने प्लास्टिक के जो है उसके साथ, शीट के साथ इसको आपने सील कर देना है। और इसके अंदर किसी किस्म की एयर कंडीशनिंग आपने नहीं करनी। और यहाँ पर भी रेडिएशन आएगी, क्योंकि आपने सांस तो लेना है, तो एयर से जो ऑक्सीजन तो लेनी है, लेकिन यहाँ पर रेडिएशन आएगी, लेकिन उसका जो लेवल है वो मिनिमाइज रहेगा। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो है आपकी इमरजेंसी किट। अब इमरजेंसी किट जो है वो एज ए सर्वाइवल आपने यूटिलाइज़ करनी है। जिस तरह सी सर्वाइवल होता है या फॉरेस्ट के अंदर या जंगल के अंदर आप फंस चुके हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट सर्वाइवल होता है, तो आपने यहाँ पर सर्वाइवल करना है। और आपकी जो किट है वो बहुत अहम रोल प्ले अदा करेगी। नाज़रीन, इस किट के अंदर सबसे पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, या फिर लैपटॉप भी आप ले सकते हैं, इस किट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर लैपटॉप या मोबाइल नहीं है आपके पास, रेडियो है, तो आप जिस शहर में रह रहे हैं या जिस जगह पर रह रहे हैं उसके पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है या पूरा सराउंडिंग एरिया है उसका मैप होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो मेडिसिन, जो मेडिकल किट है वो होनी चाहिए, जिसके अंदर पोटेशियम की जो टेबलेट्स हैं वो होनी चाहिए। और फीवर यानी बुखार की जो टेबलेट्स हैं वो होनी चाहिए। पेन किलर जो टेबलेट्स हैं वो होनी चाहिए। ग्लूकोज की जो टेबलेट्स हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी वॉमिटिंग जो है उसकी जो टेबलेट्स हैं आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास दीगर जो अगर आपको ज़ख़म आ जाते हैं या आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ये टेबलेट्स भी आपके पास होनी चाहिए। यानी हर किस्म की जो मेडिसिन्स हैं और जो मेडिकल किट के अंदर चीज़ें होती हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए फॉर योर लाइफ सर्वाइवल। इसके अलावा जो रेडियो है वो रेडियो लाजमी होना चाहिए। रेडियो से आप जो BBC की जो नशरियात हैं उनको सुन सकते हैं। जो इंटरनेशनल जो रेडियो टेलीकास्ट है उसको सुन सकते हैं। और इसके अलावा अपने लोकल TV चैनल या अपने जो हमसाया ममालिक के जो TV चैनल रेडियो चैनल हैं उनको आप सुन सकते हैं रेडियो के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस और सजेशन जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है या इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कर रहा है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर अमल कर कर आप अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ले सकते हैं एज पर सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोटेक्टिव मेजर। इसके अलावा नाज़रीन, आपके पास कपड़े होने चाहिए। जो कपड़े हैं, क्योंकि आपने वो जो कपड़े हैं उनको जब तब्दील करना है तो दोबारा वो आपने नहीं पहनने, क्योंकि उनके ऊपर रेडिएशन के जो असरात हैं, ज़र्रात हैं वो मौजूद होंगे। अगर आप दोबारा उनको पहनेंगे तो वो रेडिएशन पेनिट्रेट कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर। और यही वजह है आपके पास कपड़े इतने होने चाहिए कि आप तकरीबन 1 से 2 माह जो है वो शेल्टर के अंदर गुजार सकें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास आइटम होना चाहिए वो फूड आइटम हैं। फूड आइटम के अंदर आपके पास ऐसे आइटम्स या फूड नहीं होनी चाहिए जिसको आपने पकाकर खाना है, बल्कि पकी पकाई फूड होनी चाहिए। या ग्लूकोज की जो टॉफ़ियाँ हैं वो होनी चाहिए। जो दीगर्स जिसके अंदर ग्लूकोज होते हैं या मिनरल्स होते हैं, ऐसे जो आइटम्स हैं वो यूटिलाइज़ करने चाहिए आपको। उनकी जो गैदरिंग है वो होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास।
جس میں وٹامن اے بی سی اس طرح کی جو ٹیبلٹس ہیں یا آپ کے پاس جو دیگر ایٹمس ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے تاکہ آپ 1 سے یا 3 ماہ تک آپ اس کے شیلٹر کے اندر ایزیلی جو ہے وہ گزار سکیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کے پاس ریڈیشن ڈیٹیکٹرز یہ ایک آلہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ریڈیشن ڈیٹیکٹر نہیں ہے تو جو دیگر ٹیمیں آتی ہیں جہاں پر نیوکلیئر بلاسٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں یا دیگر ہمسائے ممالک کی طرف سے آ سکتی ہیں فار ایمرجنسی سپورٹ کے لیے. ان کے پاس یہ ڈیٹیکٹر موجود ہوتے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ نے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ریڈیشن ڈیٹیکٹر دیے ہوتے ہیں جب اس قسم کی جو ایمرجنسی ہوتی ہے یا جنگ وار انوائرمنٹ ہوتا ہے یا اس سے پہلے دے دیتے ہیں یا ڈیورنگ وار وہ دے دیتے ہیں اگر نیوکلیئر وار کا یا نیوکلیئر اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے تحت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی اور آج کا جو میرا ویڈیو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک